जैसे ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, कैसा ग्राफ बनेगा बताइए आप। चलो ग्राफ बना के दिखाओ एक बार, सारे बच्चे बनाइए ग्राफ, देखें ट्राई करिए एक बार, ग्राफ बना के दिखाइए कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ। फॉर्मूले आपको लिख दिए मैंने, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, और इन साइड पॉइंट्स पे क्या होगा, क्यों जीरो ना। देखिए भाई सारे बच्चे देखिए, यहां पे फील्ड कितनी हो गई, जीरो, अंदर सारे पॉइंट से फील्ड कितनी है, जीरो, और बाहर कितनी फील्ड आ रही है, क्या फॉर्मूला है बाहर का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैसे, हाँ ऐसे करेगा, ये टच करेगा भाई इसको, इनफाइनाइट नहीं जाएगा, समझे, इसको टच करेगा, इधर इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहां पे ग्राफ ऐसे बन के आएगा। क्यों ऐसे क्यों कर दिया भाई, अगर स्फेरिकल शेल के चार्ज इस साइड रखा होगा, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन आपको याद है कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक टेस्ट चार्ज को रखते थे, उस पर क्या निकालते थे, फोर्स। तो अगर आप चार्ज को यहां रखोगे तो फोर्स किधर आएगा बताइए, अरे उस तरफ आएगा ना, आप चार्ज को यहां रखेंगे तो फोर्स कहां आएगा, तो जिधर फोर्स आता है वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नेगेटिव, और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, पॉजिटिव। टच क्यों नहीं कर रहा है ग्राफ, वहां पे आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी ना। फॉर्मूला क्या है बताओ, आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। तो यहां पे बताओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर के इक्वल होगी, नहीं होगी, तो कितनी फील्ड आएगी, जो यहाँ पे फील्ड आ रही है वो आपकी कितनी आएगी बताइए, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ रही फील्ड, समझ गए। एक साथ लिख लो इसको, देख लो भाई ऐसे लिखते हैं इसको, फंक्शन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस केस में, इफ, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इफ आर इज लेस देन क्या, आर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्या होगा बताइए। चलो इसको नोट करो, समझ में आया क्या क्या मैंने यहाँ पे, ग्रेविटेशन के लिए मैंने Q को किस रिप्लेस कर दिया, M से, K को G से, बाकी सारा फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला ग्रेविटेशन का बन जाएगा, नोट कर लीजिए साइड में। ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ हाँ कराऊंगा क्वेश्चन, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ब्रैकेट नहीं बनाते, बस ऐसे लिख के छोड़ दोगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए आप, क्या है अपने सॉलिड स्फीयर, हाँ सेम बनेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई ना भाई, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इससे जीरो लगाया। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए आप लोग, अरे बातें नहीं, इधर इधर फोकस करिए, ये आप ही को आंसर देना सारा। बनाइए एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए नॉन कंडक्टिंग। एक नई बात आ गई, ध्यान सुनना, क्या लिखा आपने, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है।
अब समझो भाई नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है। भाई सारे बच्चे इधर ध्यान से देखिए, अगर फिजिक्स में कहीं भी नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज कर दिया है ना, या फिर उसने सॉलिड यूज कर दिया, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड, तो इसका मतलब क्या होता है, जो चार्ज होता है ना वो पूरे वॉल्यूम पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा समझ गए। और अगर ये कंडक्टिंग हो गया ना, अगर ये कंडक्टिंग हो गया तो कंडक्टिंग में क्या सीन होता है, ये भी आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि अगर आप कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देंगे तो सारा चार्ज इसके किस पे जाता है भाई, सरफेस पे जाता है, इसके अंदर चार्ज रुक ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी, मत पूछना क्यों, ये प्रॉपर 50 मिनट का टॉपिक है ना, कि अगर आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दो है ना, तो चार्ज कभी उसके वॉल्यूम पे नहीं रुकेगा, हमेशा कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको लिख लेना कहीं पे साइड में। लेकिन नॉन कंडक्टिंग बॉडी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, एंड a non-conducting body charge is uniformly distributed throughout volume of body। समझ गए? तो हाँ, और ये कौन सी फिगर है, कंडक्टिंग को चार्ज देने पर क्या होता है, अरे भाई कंडक्टिंग को चार्ज होकर कहाँ जाएगा, लिखो, when charge is given to conducting body, when charge is given to conducting body, it resides, वो डिस्ट्रीब्यूट होके, समझे, only on the surface of conductor, it resides only on the surface of conductor। समझ गए, सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, अंदर रह ही नहीं सकता, ये बताया जाएगा आपको क्यों, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग का ध्यान रखना आप। और कभी कभी सॉलिड वर्ड यूज करता है, नॉन कंडक्टिंग यूज नहीं करेगा। सुन लो भाई, अगर कहीं पे लिखा है सॉलिड स्फीयर, समझे, तो आप किसकी तरह ट्रीट करोगे उसको, जब या तो लिख दे वो सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, फिर अलग पॉइंट है। अगर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर कुछ भी यूज किया है और उसने मेंशन नहीं किया है, तो आप हमेशा क्या मानेंगे उसको, नॉन कंडक्टिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए भाई, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, इस पर चार लिखिए, चार्जेस क्यू। अच्छा, मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया भाई, सारे बच्चे इधर देखें, मैंने यहां पे एक चार्ज क्यों रख दिया, कोई गेस करके बताएगा कितना फोर्स आएगा इस पे, जीरो कब आता है, स्फेरिकल शेल में जीरो आता है ना। कोई शेल है ना, शेल के अंदर आपने चार्ज को रख दिया तो फोर्स कितना आएगा, जीरो। अभी ये क्या है, अभी नॉन कंडक्टिंग है और यहां पे चार्ज रखा हुआ है, हाँ। अच्छा, तुम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला तो सबने ड्राइव किया होगा, हाँ, अर्थ के इनसाइड पॉइंट्स पे। देवांग बताओ, पढ़ाया है मैंने ये फॉर्मूला, किस बच्चे को याद है, अच्छा, किसी को नहीं याद आ रहा है, देवांग बताओ, देवांश बताओ, देवांग तुम भी बताओ दोनों, कि ग्रेविटी कैसे ड्राइव करते हैं उसके अंदर। अच्छा, फॉर्मूला किसी को याद है, किसी को नहीं याद आ रहा है, सर बताया तो सर जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अच्छा देखो, सुनो भाई प्लीज, इधर देखिए, ये जो मैं डेरिवेशंस करा रहा हूँ ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ये मत सोचना कि डेरिवेशन खत्म हो गया, आप फॉर्मूला देखोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, सारे बच्चे तो ध्यान से देखिए, इस पे कितना चार्ज है भाई, देख लो सारे बच्चे, कितना चार्ज है इस पे,
कैपिटल क्यू। मैंने इसके अंदर एक चार्ज को ले जाके स्मॉल आर डिस्टेंस पे रख दिया, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने यहां से इसको इस नॉन कंडक्टिंग सॉल्ट स्फीयर को मैंने दो पार्ट्स में बना हुआ मान लिया। कौन कौन सा पार्ट बताओ? एक ये वाला पार्ट हो गया, समझे, और एक आउटर पॉइंट हो गया। तो लिख लो आप, sphere is assumed to be made of inner core and outer shell। समझ गया? इनर कोर एंड आउटर शेल। इनर कोर कौन सी बताइए? जहां पे आपने रखा है चार्ज को ना, वहीं से मैंने डिवाइड कर दिया। किसको? जहां पे मैंने चार्ज को रखा था वहीं से मैंने एक डिवाइड कर दिया इसको। ये क्या आ गई? आप अलग फिगर बना सकते हो। ये हमारी हो गई इनर कोर, और ये बाहर क्या हो गया बताइए? ये बाहर हमारा क्या हो गया? आउटर शेल। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा मुझे बताए जो चार्ज यहां पे रखा हुआ है क्यू, इस पे किस किस का फोर्स आएगा? हाँ, सिर्फ इनर कोर का आएगा ना, आउटर शेल का जीरो आएगा। बताओ क्यों? अभी आपको शेल थ्योरम बताइए ना। शेल थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया? क्यों भाई? सारे बच्चे मुझे बताएं, शेल थ्योरम में आपको क्या बताया मैंने? अरे अगर किसी शेल के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स होता है? जीरो होता नहीं होता है? तो सारे बच्चे देखिए, जो ये चार्ज है ये शेल के अंदर आगे नहीं आ गया? बताओ क्यों भाई? ये जो आपकी आउटर शेल है, ये चार्ज इसके अंदर आया नहीं आया? समझे? समझो भाई, इस पे आउटर शेल का फोर्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स आएगा? इनर कोर का। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कॉन्सेप्ट यार, इस पर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो कि अगर कहीं भी आपने कोई स्फीयर रखा हुआ है, उसके अंदर आपने एक चार्ज रख दिया है ना, तो उस पर किसका फोर्स आएगा? सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपने चार्ज रखा है उसके अंदर वाला स्फीयर फोर्स लगाएगा, बाहर वाला फोर्स नहीं लगाएगा। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम, charge q, small q, experiences force only due to inner core। experiences force only due to क्या? inner core। भाई आउटर शेल का नहीं आने का फोर्स। भाई बात समझ आ गई आपको? तो एक काम करते हैं, इस फिगर को दोबारा से बनाते हैं। आप लोग एक नई फिगर बनाएंगे और क्या दिखाएंगे आप कि आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ एक क्या है? इनर कोर है ये, और ये रहा चार्ज, बस इतना दिखाइए आप। और ये रहा, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? आर डिस्टेंस होगी, बनाइए। आउटर शेल को हमने गायब कर दिया, ठीक है। इनर कोर पे कितना चार्ज होगा? क्यों भाई, कोई बता सकता है? चलो अभी क्यू डैश लिख सकते हैं, फिर अभी निकालेंगे इसको। देखिए, चार्ज ऑन इनर कोर इज क्यू डैश। ठीक है, अंश बताओ कितना फोर्स आएगा इनर कोर के बीच में और जो ये स्मॉल क्यू रखा है इसके बीच में?
अरे सारे बच्चे बोलो यार, इतना कौन सा मैंने कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, के क्यू डैश इंटू क्यू बाय, ये तो फोर्स आएगा ना। अभी आपको बता रखा है ना कि क्या बताया आपको, फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, 2-4 दिन यही करना है आपको कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी है ना और किसी पॉइंट चार्ज के बीच में क्या निकालना है आपको, फोर्स। क्या करोगे, स्फेरिकल बॉडी को किससे रिप्लेस कर दोगे, कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये क्या है बताइए, दिस जस्ट लाइक कि क्या, पॉइंट चार्ज क्यू डैश कहाँ पे, और डिस्टेंस आर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बताइए, F बाई क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंगेज की बैक साइड में इस पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, एकेडमिक्स में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, बोर्ड में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझे। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा क्यू डैश कितना होगा, बताओ, 4 भी बताओ। हाँ बिल्कुल सही भाई, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने एक बड़े स्फीयर से एक छोटा स्फीयर निकाल दिया और फोर्स निकाला जा रहा है किस पे, छोटे स्फीयर पे। नहीं समझ आया, अरे भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, वॉल्यूम में ना। तो पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। अभी स्फीयर छोटा हो गया, इस पे हमें चार्ज पता करना है, क्या यूज करोगे आप, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का यूज करोगे ना आप। चलिए निकालिए सारे बच्चे, क्यू डैश निकालिए, मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ। जो क्यू डैश की वैल्यू आ रही है, तो देवांश ने बताइए क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये आ रही है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। बाकी बच्चे निकालें कैसे, निकालो 4 भी, सॉल्व करो। अरे पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है ना। तो यूनिट में कितना आएगा, अरे यूनिटरी मेथड मेरे भाई आज जो मैंने आपको लेक्चर दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो घर जाके एक बार कॉपी जरूर पलट लेना, तो अगले 2-3 दिन यही होने वाला है, फिर आप बोलोगे सर नहीं ये आ गया। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, क्यू बाय कितना, 4/3 पाई आर क्यू। अभी हमारे पास कितना वॉल्यूम है, हाँ बिल्कुल सही यार, कैपिटल आर आएगा। अभी मेरे पास कितना वॉल्यूम है, अभी मेरे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें कितना यूनिट में होगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी वैल्यू आगे बताइए भाई, अगली बार पूछूंगा तो आप ये सीधे आंसर देंगे मुझे, कि अगली बार कई बार आने वाला है, समझ गए। क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, नोट करिए। हाँ ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई, और क्यू डैश की वैल्यू उठा के पुट कर दो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। फॉर्मूला रटना है बिल्कुल, समझे, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के फॉर्मूले। के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल क्यू, रट लो भाई, यूनिमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है ना, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना जाएगा, के क्यू स्मॉल आर बाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बस भाई ग्राफ बनाओ इसका, बस 5 मिनट नहीं सर से एडजस्ट कर लेंगे हम। लिखिए एट आउटसाइड पॉइंट, ये टॉपिक खत्म करते हैं बस। लिखिए एट, लिखो एट आउटसाइड पॉइंट, बस 4 भी 2 मिनट। हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी।
आज नहीं एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल करेंगे, ठीक है। मैथ्स वाली होगी क्लास एक्स्ट्रा आज, ठीक है। लिखिए भाई आप लोग, एट आउटसाइड पॉइंट। यार अब मुझे आउटसाइड पॉइंट का जल्दी से फॉर्मूला बता दो, देखें आपने कितना समझा है। अगर आज आपको सारी बात समझ में आ गई है, ईशान बताओ कि एक स्फीयर है मेरे पास। नहीं बेटा देखो, चलो सीधे आंसर बताओ मुझे, इस पे कितना चार्ज है क्यू। ये रहा इसका सेंटर, यहां से r डिस्टेंस पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? फोर्स ही तो होता है। किस पे? यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे आप, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? पॉइंट चार्ज एट सेंटर। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को पता है ना, कितनी होती है? KQ/R²। क्या फॉर्मूला आगे बताइए? KQ/R²। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, E = KQ/R²। ये कब बनेगा फॉर्मूला? ग्रेटर देन और इक्वल टू R। समझे? मतलब अगर आपका पॉइंट कहाँ है, रेडियस, ये स्मॉल r समझ लो ना आप, ये वेरिएबल और कैपिटल R क्या है? अरे इसकी रेडियस भाई, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के बाहर है, तो फॉर्मूला ये बनेगा। और अगर आपका पॉइंट कहाँ पे, स्फीयर के अंदर है, लेस देन R, मतलब इसके अंदर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए भाई। तुम फॉर्मूला भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। इसका ग्राफ बना दो फिर जाओ। बिल्कुल आज सामने सामने आपको दिख रहा है ग्राफ कैसा बनेगा। ढंग से अच्छे से बना के दिखा दो। ये लाइन क्यों बना दी भाई? क्यों? एक बात बताओ, ये लाइन बनाने का क्या पर्पस है? यार कोई बता नहीं पा रहा है लाइन क्यों बना दी मैंने। क्योंकि अंदर का फॉर्मूला कुछ और होता है और बाहर का फॉर्मूला कुछ और होता है, इसलिए लाइन बना के सेपरेट कर देते हैं। क्लियर? हाँ तुमने सही बोला, नहीं सही बोला उसने। लाइन बनाने का पर्पस ये है कि अंदर और आउटसाइड दोनों फॉर्मूले क्या हैं, डिफरेंट है। अंदर क्या फॉर्मूला है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैसा कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऐसे, एंड देन अरे बाहर क्या होगा भाई, ये समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अच्छा बाहर का क्या सीन है? ऐसे। अच्छा इधर क्या बनेगा बताइए? ऐसे और ऐसे, ठीक है? हाँ होमवर्क है यार 1.3 तो कंप्लीट करो, और HCV में काम करना भाई। HCV का लो, सीरियस नोट पे करनी पड़ेगी HCV। 44 तक क्वेश्चन हो गया HCV में, 44 तक सीधे डायरेक्टली। मतलब आप 2 दिन में खत्म कर लो। कल तो मैं डाउट्स लूंगा सिंगेज के और जो आपके DC पांडे के डाउट्स हैं क्लास में, पहले भेज रखना। हाँ अच्छा, कल मैं 1.3 से पहले पहले जो भी इलस्ट्रेशंस हैं करके आओ, उसके डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है? हाँ यार तुम लोग कर लो HCV, तो टाइम है तुम्हारे पास, करो। जो टॉपिक नहीं करना होगा मैं बता दूंगा। हाँ नहीं तुम लोग नहीं भाई। हाँ यार HCV तो वैसे ही पता है कब करने वाले, जब आप फ्री हो तो HCV करो।